जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स है कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर खास तौर से, और वो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ जो मैंने अभी लास्ट टाइम पे सर्कुलेशन बताया था आपको, लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल बताया था, उन दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, उन दोनों टाइप के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि आपको वो इस डायरेक्शन में लेना है ना। तो जैसे कि मैं लाइन इंटीग्रल की बात करता हूँ, ए डॉट डी एल, ठीक है, ए डॉट डी एल मुझे निकालना है। दो चीजें हैं, या तो ए डॉट डी एल ऐसे होगा या ए डॉट डी एल होगा ऐसे, ठीक है। ये दोनों ही लाइन इंटीग्रल्स हैं, दोनों के दोनों लाइन इंटीग्रल्स हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मेरा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, और क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है कि मैं जिस पॉइंट से शुरू कर रहा था उस पॉइंट पर वापस भी आ रहा हूं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं उस पॉइंट से वापस भी आ रहा हूं, तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल हो गया, क्लोज फॉर्म में बनी। तो वो क्लोज फॉर्म यहां से आपको इस क्लोज लाइन इंटीग्रल से पता लगेगा, ठीक है। अलाउंग द लाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एल भी लिखा हो सकता है, नहीं भी लिखा होगा, तो चूंकि यहाँ पर डीएल है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आपको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर यहाँ नहीं भी लिखा है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लाइन इंटीग्रल है या सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। एक यूजुअल मिस्टेक जो है वो ये है। दूसरी, अगर ए डॉट डी एल आपको निकालना है या क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल निकालना है, तो क्लोज इंटीग्रल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे निकाल लो, है ना, ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, ठीक है। तो आपने उसको चार पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब आपने चार पार्ट में ब्रेक कर लिया, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ये चार पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इन इंडिविजुअल पार्ट्स में हम लाइन की वैल्यू लेंगे क्या, इस डिफरेंशियल लाइन की वैल्यू क्या लेंगे, है ना, क्योंकि इन चारों पार्ट में ए तो कांस्टेंट है, ए तो वही रहेगा जो है ना। जो चीज चेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के हिसाब से डिफरेंशियल लेंथ क्या है। तो डिफरेंशियल लेंथ मेरे पास चार होंगी, क्योंकि मेरे पास चार सेगमेंट्स हैं, है ना। तो सपोज ये मेरा पहला सेगमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो मैं चार अलग अलग डिफरेंशियल लेंथ लूंगा, DL1, DL2, DL3, DL4। तो DL1, DL2, DL3 और DL4। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है कंपेयर टू, बट लेकिन जब आप इस प्रोसेस के हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको ये सारी प्रोसेस आप अपने माइंड में करोगे और आप अपना काम जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लोगे बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको अभी फिलहाल के लिए पेपर पे लिखनी है। जब आप दो तीन बार इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आप अपने माइंड में कर लेना, और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेना। अब DL1 मतलब सेगमेंट 1 के अंदर डिफरेंशियल लेंथ, अगर मैं बोलूं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में ए से बी यानी सेगमेंट 1, है ना, और क्योंकि एक्स डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, डी ए एक्स कैप होगा। तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगी, डी एक्स ए एक्स कैप हो जाएगी, ठीक है बच्चों। होगा या नहीं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, DL2 यानी सेगमेंट बी से सी वाला, बी से सी वाला, और ये वाई एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वाई क्या, डी वाई ए, ठीक है। सिमिलरली DL3 है सी से डी, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो माइनस डी एक्स क्या, dx ax क्या, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और चौथा सेगमेंट है D2A मतलब फोर्थ सेगमेंट y की डायरेक्शन में है, सो दी डिफरेंशियल है भी माइनस dy ay क्या, और
डी वाई ए वाई कैप। ठीक है ना। अब हम इन दोनों को नहीं लेंगे, माइनस वाले को नहीं लेंगे। ये मैंने आपको कल या परसों जो भी लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया भी था कि हम माइनस वाला क्यों नहीं लेते हैं। माइनस वाला इसलिए ले लेंगे क्योंकि हम एक चीज फॉलो करेंगे, जिस डायरेक्शन में लाइन है, जिस डायरेक्शन में लाइन का ये एरो दिख रहा है ना आपको, लाइन इंटीग्रल जिस डायरेक्शन में निकालना है, उस डायरेक्शन में हम लिमिट उस डायरेक्शन में रखेंगे। फॉर एग्जांपल इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 1, एक्स एक्सिस में 2, वाई में 1 है ना। और यहाँ पर आपको इस डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स में 0 और वाई में 1। ठीक है, तो ये 2 से 0 आ रहा है। अगर इसके कोऑर्डिनेट है 2, 1 है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, 1। दैट मींस आई एम मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में 2 से 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिमिट जब रखूंगा ना, ये तीसरे सेगमेंट के लिए जब लिमिट रखूंगा, इस तीसरे सेगमेंट के लिए जब मैं लिमिट रखूंगा तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन सी वाला पॉइंट यानी 2 है ना, और डी वाला पॉइंट यानी 0। और यहां पर मैं रख दूंगा ए वेक्टर डॉट dl3, लेकिन माइनस ये रखूंगा, क्या रखूंगा, ये रखूंगा। क्यों रखा मैंने, क्योंकि इस वेक्टर के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पॉइंट के अंदर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही क्या ले लिया, वेक्टर ले लिया। ठीक है ना, तो 2 से 0 लूंगा तो वेक्टर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं 0 से 2 लेता तो वेक्टर नेगेटिव लेता, तो केवल एक बार मैं नेगेटिव या पॉजिटिव का इस्तेमाल करूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस का dx ax। ठीक है ना बच्चों, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। ऐसे ही हम डी से ए वाले में करेंगे, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ। यस सर। तो डी से ए के लिए क्या होगा, अगर ए के कोऑर्डिनेट 0, 0 है तो बताओ मैं इस बी से ए वाले के लिए वेक्टर क्या लिखूंगा, ए डॉट डीएल क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट क्या आएगा डीएल4 में, डीएल4 में है डी वाई ए वाई, क्या है ना, तो यहां आ जाएगा डी वाई ए वाई क्या, और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे हम फ्रॉम 1 से 0। ठीक है, 1 से 0। अगर मैं 0 से 1 लेता तो मैं माइनस साइन लेके चलता, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं बाई डिफॉल्ट डी वाई ए वाई क्या, इसको आप डी वाई ए वाई क्या। ठीक है, और लिमिट क्या रख दूंगा मैं, जिस डायरेक्शन में मेरे को जाना है वाली डायरेक्शन की लिमिट रख दूंगा। ठीक है, अब अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको वेक्टर की वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल ठीक है, वेक्टर की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल वेक्टर गिवन है आपको, ये दे रखा है आपको 2x y z ax कैप माइनस के 3x स्क्वायर y a y कैप। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है आपको फॉर एग्जांपल। ठीक, और आपको एक पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग ए डॉट डीएल क्लोज लाइन इंटीग्रल आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो उस क्लोज लाइन इंटीग्रल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले तो वेक्टर पता होना चाहिए, वेक्टर हमें गिवन है। अब लाइन पता होना चाहिए, लाइन क्या है, लाइन फॉर एग्जांपल मैं ये बोल देता हूँ कि दिस लाइन इज गिवन एज शोन इन फिगर। ठीक है, और जो लाइन है वो आपको दे रखी है, ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के कुछ ये लाइन दे रखी है आपको। ठीक है, और आपको ये एज्यूम करना है इस इमेज में, ये इमेज मैंने बनाने की कोशिश करी है ना, ये लाइन पर जो मेरी
z एक्सिस की वैल्यू है, उस z एक्सिस की वैल्यू कुछ डिफरेंट है। आपको देखने में लग रहा होगा ये लाइन कुछ ऐसे रखी है z इक्वल टू 0 प्लेन पे, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज प्लेस्ड एट z इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये z इक्वल टू 2 पर ये प्लेन है ना, z इक्वल टू 2 पर ये वाला एक पूरा प्लेन है, ये आप इमेजिन करते। ठीक, मतलब xy प्लेन अगर मेरा ये था, सपोज xy प्लेन मेरा ये है ना, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर अपना लूप रख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं अपना लूप रख रहा हूँ। ठीक, तो वो लूप जो है वो इससे 2 यूनिट ऊपर है, और उस लूप के कोऑर्डिनेट क्या है, उस लूप के कोऑर्डिनेट है आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, z की वैल्यू है 2, यहाँ पर है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2, यहाँ पर है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 2, और यहाँ पर है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 2। कुछ ऐसे आपको ये लाइन दे रखी है। आपको ये पॉइंट्स विजिबल है सारे? यस सर। और आपको इस डायरेक्शन में ये a डॉट dl निकालना है क्लोज लाइन इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो आपने एज्यूम करा ये वाला पॉइंट है मेरा a, दिस इज b, दिस इज पॉइंट c, दिस इज पॉइंट d। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट्स गिवन हो और आपको डायरेक्शन गिवन हो दैट इट इज द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम a टू b, तो आप बाय डिफॉल्ट बाकी तीनों डायरेक्शन कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल एक ही डायरेक्शन में होगा सारे। और ये भी हो सकता है कि आपको ये फिगर दे रखी हो और इस फिगर में आपको सारे पॉइंट गिवन हो और आपको डायरेक्शन गिवन हो, तो आपको केवल ये पॉइंट भी दे सकता है कि ABCD पॉइंट्स ये हैं और डायरेक्शन ये है, या फिर आपको ये फिगर दे रखी होगी और उस फिगर के अंदर पॉइंट लिखे हुए आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे। अब आपको a डॉट dl निकालना है। कैसे निकालेंगे? 4 सेगमेंट ब्रेक कर लेंगे, a टू b, b टू c, c टू d, b टू a, है ना। तो मैंने a टू b निकाला। देखो a टू b आप पॉइंट देखो 3x है, x यहाँ पे भी 3 है, y 0 है, y 4 है, यानी y तो चेंज हो रहा है, z 2 है, z2 है, z चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? केवल y चेंज हो रहा है। तो जब y चेंज हो रहा है तो डिफरेंशियल लेंथ कितनी हो जाएगी? dy ay कैप, है ना। तो a वेक्टर डॉट dy ay कैप, और लिमिट a से b के लिए हम क्या करेंगे? हम लिमिट रख देंगे इसकी यहाँ 0 से लेकर के 4, तो 4 तक, 0 to 4। ठीक है। अब a वेक्टर आपको दे रखा है, एक ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे y के साथ, तो इसको लिखना बेकार रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा y के साथ तो क्या आ जाएगा? 0। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूं? 3x² y, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम 0 से लेकर के 4 तक, 3x² y dy हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया AB सेगमेंट। अब अगर मैं BC की बात करूं, BC सेगमेंट की, तो BC सेगमेंट यानी यहां से लेके यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर x चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन B टू C क्या आएगा? a वेक्टर डॉट dx ax क्या है ना, यही आएगा। और अब B से C, देखो B से C में x चेंज हो रहा है 3 से 1, y सेम है, z सेम है ना, तो ये हो जाएगा 3 से 1, है ना। dx ax क्या, यानी ये चीज आएगी, केवल ये चीज नहीं आएगी, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस है ना। तो क्या आ जाएगा? 2x y z dx। ठीक है, ऐसे ही आप CD सेगमेंट और ऐसे ही आप DA सेगमेंट, ये चारों सेगमेंट्स के लिए इनकी वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक, अब जो एक यूजुअल प्रॉब्लम आती है वो ये कि हर लाइन के लिए, देखो यहाँ पर अगर मैं देखो इसको ध्यान से, तो इस लाइन पे AB लाइन पे A और B लाइन पर x y, यानी y तो चेंज हो रहा है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, लेकिन x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू इस लाइन पे A से B लाइन पे कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कितना है? 3। यानी अगर मैं इस x को देखूं तो इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है? 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 × 3 स्क्वायर यानी
27 माइनस का 27 आप बाहर ले लोगे और फिर y को इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना? तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 27। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3 है, x इक्वल टू 3 है ना? तो 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 3 जा 27, 27 मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन क्या बचा? 0 से 4 y, इसको सॉल्व करना है मुझे केवल। तो ये अगर मैं जब एग्जांपल करूंगा तो शुरू में जब मेरे को प्रैक्टिस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैं ये सारे स्टेप्स पेपर पे करूंगा ताकि कहीं दिक्कत ना हो, कहीं एरर ना हो। और जब मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है इस लाइन में क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मैं ये वाला वेक्टर लूंगा ही नहीं, मैं यही लूंगा खाली, है ना? और इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 3, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा डायरेक्ट? मैं इस स्टेप को भी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 3 into 3 स्क्वायर यानी 27 माइनस 27 इंटीग्रेशन y dy, ठीक है ना? तो बाय डिफॉल्ट मैं ये स्टेप्स बीच के 3 स्टेप्स कम कर दूंगा क्योंकि मैं यूजुअली इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की कई सारी प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन जब मेरे को प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं भी एरर के चांसेस हैं, और अगर कहीं भी एरर आएगी तो मेरे को दिक्कत होगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को पेपर पर लिखेंगे ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। सब लोगों को क्लियर है? सर एक बार ये माइनस वाला बता दीजिए, माइनस कहाँ से आया? हाँ, सर ये सेकंड लाइन में माइनस माइनस तो माइनस गया है था ना, ये वाला, क्वेश्चन वाला। तो ये वाला माइनस नहीं तो है। नीचे नीचे कौन सा? ये हाँ सर ये वाला। तो ये तो माइनस यहाँ था ना, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर का माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया यहाँ, और यही मैंने बाहर यहाँ लिया है, कुछ नया नहीं है, ठीक है? हाँ सर। और इसमें कुछ दिक्कत है नहीं क्योंकि यहाँ पे सीधे पहुंच गए, ठीक है? हाँ सर। क्लियर है ना? अब आप मुझे बताओ यस सर। सेगमेंट के अंदर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताओ। b सर और y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 2। x की वैल्यू तो सेम है, x की वैल्यू तो इंटीग्रेट हो रही है तो चेंज हो ही रही है। z की वैल्यू पूरे लूप में 2 है, तो यहाँ मैं क्या रख दूंगा? यस सर। z इक्वल टू 2, ठीक है? और y कितना है? y इक्वल टू है 4, यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे हम 3 से लेकर के 1 तक, 2 into x into 4 into 2 dx, यानी 2 4 और 2 8 में 16, 16 बाहर ले लेंगे, 16 इंटीग्रेशन 3 to 1 x dx। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। यस सर। है ना? अब इसको सॉल्व करना है आपको। इस वाले का जो भी आंसर है उसके अंदर इस वाले का जो भी आंसर है उनको ऐड कर दोगे तो आपके 2 सेगमेंट आ गए। ऐसे ही CD सेगमेंट, ऐसे ही DA सेगमेंट। जल्दी से मुझे बताओ CD सेगमेंट के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है? CD सेगमेंट के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है और डिफरेंशियल लाइन उस पर्टिकुलर लाइन के लिए क्या होगी? x और z x कांस्टेंट है, ठीक है? इसका मतलब डिफरेंशियल लाइन क्या होगी? z भी डिफरेंशियल लाइन क्या होगी? लाइन y में y डिफरेंशियल लाइन ये भाई जो ये वाली उसका तो 0 0 लाइन। लेकिन 1 to 0 क्वेश्चन में यस सर। x कितना है? 1 x कितना है? 1 1। तो यहाँ पर सेगमेंट में मैंने क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था x इक्वल टू 3, लेकिन जब मैं सेगमेंट सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? x इक्वल टू 1। क्लियर है? x इक्वल टू 1। दूसरी चीज मैं यहाँ पर y चेंज कर रहा हूँ तो y की लिमिट आ रही है 4 से 0। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था? यहाँ पर 0 से 4 जा रहा था, तो जब मैं 0 से 4 जा रहा था, 0 से 4 जा रहा था, है ना? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 4 से 0 जाऊंगा, इंटीग्रेशन का साइन उल्टा हो जाएगा। इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दो, 4 to 0 माइनस अभी भी रहेगा, x इक्वल टू 1 रख दो, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है उसको इन दोनों आंसर के साथ ऐड कर दो। अब आप DA सेगमेंट पे आओ। DA सेगमेंट में डिफरेंशियल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बताओ।
X में होगी। ए एक्स कैप है ना, डी एक्स ए एक्स कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x चेंज हो रहा है, डी ए लाइन पे x चेंज हो रहा है, डी ए लाइन पे x चेंज हो रहा है, इसका मतलब डी एक्स ए एक्स कैप विल बी दी इक्वेशन। नाउ इस पूरी लाइन पर y कितना है? y है 0 0 0 और z कितना है? 2 2 z है 2 है ना। तो अगर मैं x a x कैप लिखूंगा तो यहाँ आएगा x y z 2x y z, लिमिट हो जाएगी 3 to 1 सॉरी 1 to 3 1 to 3 है ना, 1 से लेकर के 3 तक आ रहा है, ठीक। yes और x की वैल्यू चेंज हो रही है, इंटीग्रेट करेंगे हम। y की वैल्यू कितनी है? 0, 0 y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 2। 2 समथिंग मल्टीप्लाई विद 0, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। मुझे सॉल्व नहीं करना, 0 तो मुझे केवल 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। कौन कौन से? ए बी, बी सी और सी डी। डी ए सॉल्व करेंगे तो भी सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यू कैन डायरेक्टली सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है डी टू ए डॉट डी एक्स ए डॉट डी एल विल बी 0। क्लियर है यस सर। सभी लोगों को? यस यस सर। ठीक। अब मैं Yes, sir. ऐसा ही एग्जांपल आपको सरफेस के लिए दे देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल सरफेस एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? अब अगर मुझे डिफरेंशियल सरफेस एरिया निकालना हो तो मैं ए डॉट डी एस भी निकाल सकता हूं या क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस भी हो सकता है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्लोज नहीं है, ये किसी एक सरफेस का भी हो सकता है या 2 या 4 सरफेस का भी हो सकता है, लेकिन ये वो पूरी सरफेस मिला करके होगा, जितनी भी सरफेस बना रहा होगा वो पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। और ये क्योंकि क्लोज सरफेस है तो निश्चित रूप से वॉल्यूम बन रहा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम बने ना बने कंपल्शन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फॉर एग्जांपल मुझे ये एक इमेज गिवन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अपनी सिंपलिसिटी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं द सरफेस एरिया इज लाइक दिस। मुझे ये 2 सरफेस दे रखी है, ठीक है। चलो मैं तीसरी सरफेस पे एज्यूम कर लेता हूँ, ये तीसरी सरफेस भी मुझे गिवन है। एक सरफेस है ये वाली, एक सरफेस है ये वाली, है ना, ये यहां से लेके यहां तक एक सरफेस है ये, है ना, और एक सरफेस है ये 3 सरफेस मुझे गिवन है। क्या ये क्लोज सरफेस है? नहीं। क्लोज सरफेस कब होती है? नो सर। जब ये तो ये पूरा बंद हो जाता है। क्लोज सरफेस कब होती? अगर मैं यहाँ पर भी एक सरफेस रख देता, पीछे वाली भी सरफेस होती, आगे वाली भी सरफेस होती, तो टोटल 6 सरफेस होती। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे पास केवल ये 3 सरफेस है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक बेस वाली, है ना। अगर 6 सरफेस होती है तो मैं क्या बोलता हूँ? एक टॉप, एक बॉटम, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट, एक बैक। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर 3 सरफेस है, जल्दी से बताओ कौन कौन सी है? एक लेफ्ट, ये वाली सरफेस है लेफ्ट, लेफ्ट राइट और बॉटम, ये है राइट, राइट और ये वाली बॉटम। बॉटम। बॉटम सरफेस, 3 सरफेस है मेरे पास, ठीक है, लेफ्ट राइट और बॉटम। अगर मेरे पास 6 होती तो ये होता टॉप, ये वाला, है ना। जो उसके पीछे बची ये कंप्लीट सरफेस, ये वाली, है ना। ये वाली क्या होती? बैक बैक, और जो ये वाली सरफेस होती फ्रंट 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 इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। फ्रंट। टोटल 6 सरफेस बनती है, ठीक है। ऐसे ही हमारी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में बनती है, ठीक। अब आपको ए डॉट डी एस निकालना है, सपोज ये वाला, इसमें 6 केस होंगे, लेफ्ट
राइट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस will be equals to top, bottom, left, right, front, back। और इन सारे सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, बाद में जोड़ लेंगे, है ना। और इसके अलावा मैं ए डॉट डी एस की वैल्यू निकालूंगा डायरेक्ट के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टॉप के लिए अलग निकालना है, बॉटम के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, फ्रंट के लिए अलग, बैक के लिए अलग। तो टोटल 6 सरफेस एरिया निकलेंगे, है ना। उनको मैंने रिस्पेक्टिवली क्या बोला, DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6। ठीक है, ये हो जाएगा टॉप के लिए, ये बॉटम, है ना, ये लेफ्ट, ये राइट, ये फ्रंट और ये बैक। 6 निकालेंगे हम। ठीक, अब मुझे पता है कि फ्रंट सरफेस के लिए वेक्टर कौन सा होगा, बैक के लिए वेक्टर कौन सा होगा, लेफ्ट के लिए वेक्टर कौन सा होगा, राइट के लिए वेक्टर कौन सा होगा। ठीक है ना, टॉप के लिए वेक्टर कौन सा होगा, बॉटम के लिए वेक्टर कौन सा होगा, ये मुझे गिवन, मुझे पता है। ठीक है, अब मैं वो सारी चीज 1 बाय 1 इन डिफरेंशियल सरफेस एरिया के अंदर रखता जाऊंगा और फिर वो वैल्यू निकालूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कहा जाए कि ए वेक्टर आपको गिवन है 2x² y a x कैप प्लस 4xy² z a y कैप। ये दो ax कॉम्पोनेंट और ay कॉम्पोनेंट है। अब आप मुझे बताओ कि a डॉट डी एस टोटल 6 है ना, लेकिन वेक्टर में a z कैप है ही नहीं। तो जब a z कैप है ही नहीं तो मुझे दो डिफरेंशियल एरिया सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। a डॉट डी एस दो सरफेस के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि a डॉट डी एस a z कैप नहीं है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, कौन कौन सा होगा, या तो लेफ्ट राइट होगा, या फ्रंट बैक होगा, या टॉप बॉटम होगा। जल्दी से बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा। हाँ सर, एक तो सर एक होगा फ्रंट वाला और एक टॉप और बॉटम में ही ऊपर वाली सरफेस पर एज कैप या नीचे वाली सरफेस पर माइनस एज कैप वेक्टर आएगा, है ना। तो इस वाली सरफेस पर ऊपर वाली सरफेस टॉप यानी एज कैप, नीचे वाली सरफेस बॉटम यानी माइनस एज कैप। तो प्लस एज कैप और माइनस एज कैप दो वेक्टर के सरफेस, दो सरफेस एरिया आएंगे, वो एज कैप और माइनस एज कैप आएंगे। ठीक है, और वही रीजन होगा कि एज कैप है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा 0। तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व टू डिफरेंशियल सरफेस एरिया। कौन कौन से, एक टॉप का और एक बॉटम का। तो चाहो तो आप इस टॉप को और बॉटम को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया कैप गिवन ही नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, अब मुझे बताओ कि अगर मैं लेफ्ट वाली सरफेस की बात करता हूं तो लेफ्ट वाली सरफेस पर क्या चीज कांस्टेंट है। लेफ्ट वाली सरफेस यानी ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये इस सरफेस पर क्या कांस्टेंट है, सर वाई। इस पर y कांस्टेंट है ना, y चेंज नहीं हो रहा, y चेंज नहीं हो। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, इस देखो यहाँ पर वेक्टर क्या, सरफेस क्या आएगा, वेक्टर क्या आएगा, सरफेस एरिया वाला, सरफेस एरिया वाला वेक्टर आएगा माइनस ए वाई कैप। माइनस ए वाई कैप मतलब ये वाली चीज आएगी, है ना, ये आएगा। और आप ध्यान से देखो, यस सर। इस में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0। अगर मैं ऑरिजिन से मान रहा हूँ ये वाली चीज, है ना, तो जब y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 3 चीजें सॉल्व करी और तीनों के तीनों इत्तेफाक से 0 आए। क्लियर होगा या नहीं, हो रहा है ना? यस सर। सर अब आप मुझे बताओ, ये जो बैक वाली सरफेस है
पीछे वाली सरफेस, ये वाली सरफेस बैक। अगर आप इस बैक सरफेस को देखो तो इस बैक सरफेस के अंदर सरफेस एरिया क्या होगा पीछे वाली सरफेस का, तो होगा माइनस का ए एक्स कैप, पीछे की तरफ है माइनस ए एक्स कैप, है ना। माइनस ए एक्स कैप है पीछे वाले सरफेस का सरफेस एरिया का वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर चीज क्या है कांस्टेंट, इस पूरी बैक सरफेस पर क्या कांस्टेंट है, X. एक्स कांस्टेंट है, वेरी गुड, एक्स कांस्टेंट है, वेरी गुड है ना, एक्स कांस्टेंट है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है पीछे वाली सरफेस पर, 0 0. तो ए एक्स क्या यानी ये, और यहाँ पर x रख दो 0, क्या आ गया 0 यानी आपके 6 में से 4 सरफेस एरिया कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। देयर इज नो नीड टू सॉल्व। लेकिन जब आप पहली बार क्वेश्चंस करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि ये 0 होगा या नहीं होगा, तो आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करते करते, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि ये 0 कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट वाली सर्फेस और बैक वाली सर्फेस के लिए सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है। अब मैं केवल राइट और फ्रंट वाली सर्फेस के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। राइट यानी ये वाली सर्फेस और फ्रंट यानी ये वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस, ठीक है। फ्रंट हो गई ये वाली सरफेस, है ना, ये हो गई फ्रंट, और ये हो गई आपकी राइट सरफेस। तो मैं केवल 2 सरफेस इन्हें सॉल्व करूंगा, राइट और फ्रंट, दैट्स इट। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वाले एग्जांपल्स और दे देता हूं, क्योंकि यूजुअली ये तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं घर में बैठा हूं, सामने वाली दीवार सपोज x = 2 है, पीछे वाली दीवार सपोज x = -1 है या 0 है ना। लेफ्ट वाली आपने एज्यूम कर ली y है, और टॉप वाला और बॉटम वाला एज्यूम कर लिया z है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां चीजों को इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन जब सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात आती है तो वहां पर विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको फिगर बना करके बता देता हूं कि आप इसको विजुअलाइज कैसे करें। यहां तक क्लियर है ना सर, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिफरेंशियल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बनते हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, ये विजिबल है। ये यूजुअली सिलेंडर का मेरा 1/8 पोर्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, जहां पर x, y और z तीनों पॉजिटिव है ना। ये तो आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर रो की वैल्यू 0 है, यहाँ पर रो की वैल्यू 5 है, मैक्सिमम कितनी है 5, मिनिमम कितनी है 0, तो क्या ये क्लोज सरफेस बन रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्लोज सरफेस है ना, सर बन वॉल्यूम रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, क्लोज सरफेस है बन ना। रहा है। जरा आप उसकी टोटल सरफेस देखना, कितनी सरफेस है, 6 है या 6 से कम है। एक तो टॉप, एक बॉटम, अच्छा तो फ्रंट ये वाला है पूरा फ्रंट, एक लेफ्ट, 5 सर 6 है, 6 है सर, 6 है। 6 है। हाँ सर। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ए बी सी और डी ई और एफ। जरा मुझे बताओ कौन कौन सी सरफेस एरिया है जो बनेंगे। एक तो होगा एबीसी, हाँ सर, तो ABC टॉप वाला है, एक होगा उसके जैसा डीईएफ, DEF हाँ है ना, सर, एक होगा ABED, ACFD, ABCD, DDE,
सर BDE 5 है। ABD है ना, और एक होगा ये वाला बाहर वाला CBEF 3 4 5। इसके अलावा कौन सा होगा जरा बताओ, जल्दी बताओ। सर BCFE, सर इसके BCFE। अलावा कौन सा होगा? सर इसके पीछे भी तो होगा। हाँ? नहीं, वो तो लाइन कोई का। कोई भी नहीं होगा। इसकी 5 नहीं यार, सरफेस है। 5 होंगे खाली। 5 क्यों? क्योंकि 5 ध्यान से देखो, खाली। कर्व है, सिलेंड्रिकल कर्व जो आ रहा था वो सिलेंड्रिकल कर्व तब आता जब मैं ये बोल रहा था कि मैं ρ इक्वल टू 0 से कुछ ज्यादा ले रहा हूं, है ना? और मैं ρ इक्वल टू 0 से कुछ ज्यादा ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं, और अगर मैं इसको भी एक सरफेस मानूं, अब बताओ अब कितनी तो हो गई? हो जाएंगे 6 सिर्फ। सरफेस हो गई, अब हो गई 6 हो गई ना? हाँ सर, अब हो गई सिर्फ। P Q R S एक सरफेस अभी तक आ रही थी CBEF, अब एक बढ़ जाएगी PQSR। तो अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर रो की वैल्यू 0 होती है, यहां पर देखो A वाले पॉइंट पर या D वाले पॉइंट पर या A से D किसी भी वैल्यू पर आपकी रो की वैल्यू कितनी है? 0। Z एक्सिस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 0। 0 मतलब आपने एक सरफेस कम कर दिया, आपके पास कितनी सरफेस बची? 5 सरफेस बची। अगर आपने रो की वैल्यू 0 से बढ़ा दी, कम तो कर नहीं सकते, रो नेगेटिव हो नहीं सकता, किसी भी सर्कल की रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो अगर आपने 0 करी तो सरफेस हुई 5, अगर आपने 0 से थोड़ी सी बढ़ाई, पॉजिटिव करी, तो सरफेस आपकी कितनी होगी? टोटल 6। क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ। यस 6, सर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो PQSR एक सरफेस बढ़ गई, यहाँ पर एक सरफेस जो है वो एक लाइन में कन्वर्ट हो गई है ना? अगर रो इक्वल टू 0 है तो एक सरफेस आपकी लाइन में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं रो की वैल्यू बढ़ाता हूं तो वो छठी सरफेस आ जाएगी, वो क्या होगी? आपकी 6th सरफेस होगी, PQSR, दैट विल बी 6 अगर रो इज ग्रेटर देन 0। ये छठी सरफेस तभी आएगी जब रो इक्वल टू 0, रो 0 से बड़ा हो, रो ग्रेटर देन 0। क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। सर एक बार और बता दो। एक बार बता दो। अगर मैं रो इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, रो इक्वल टू 0 क्या मतलब है? रो जो है डिस्टेंस वो है आपकी इस z एक्सिस से xy प्लेन में पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है? ये आपकी रो है, ये भी आपकी रो है, ये भी आपकी रो है ना? या फिर बाहर वाली सरफेस पर ये आपकी रो है, या दूसरे वाले पॉइंट्स पर ये आपकी सारी डिस्टेंस रो है, ये डिस्टेंस भी रो है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी रो है ना? ये सारी डिस्टेंस आपकी कितनी है? रो है। क्यों? क्योंकि ये z एक्सिस पर, z एक्सिस से xy प्लेन के पैरेलल आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? अब रो की वैल्यू 2 है, क्योंकि जब वॉल्यूम बनता है तो x, y, z तीनों चेंज होते हैं। अगर कार्टेशियन सिस्टम की बात करता हूं मैं, ऐसे ही अगर वॉल्यूम बना रहा हूं और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो रो, फाई, z तीनों चेंज होने चाहिए। रो भी चेंज हो, फाई भी चेंज हो, z भी चेंज हो, है ना? अब रो मैंने माना कि रो मेरा 0 था, यानी मैं a से लेकर के d किसी पॉइंट पे हो सकता हूं, है ना? फाई मेरा सपोज 0 था और मैं उसको 90 कर दिया, यानी 0 था, मैं इस वाली लाइन पे था, 90 मतलब मैं उस वाली लाइन पे आ गया, इस वाली लाइन पे आ गया, y एक्सिस पे आ गया। और z इक्वल टू 0, सपोज मैं xy प्लेन पे था, z इक्वल टू सपोज 5, मैं ऊपर आ गया, है ना? क्लियर है? तो अगर मैं रो इक्वल टू 0 से रो इक्वल टू 5 आ रहा हूं तो रो इक्वल टू 0 वाली सरफेस नहीं होगी, क्योंकि वो एक लाइन है। सरफेस कब होगी? जब रो की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर रो की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूं मैं, इतनी बढ़ा दी मैंने रो की वैल्यू, तो आप देख सकते हो दिस PQSR विल बी अ सरफेस।
बैक वाली सरफेस होगी, है ना, जो उसके दो कर्व हुए वो कर्व ऐसे हुए कुछ, है ना, एक कर्व ये और एक कर्व इसके आगे ही है, ठीक है। तो ये वाला मेरी रो की रेडियस यहाँ पर कम है, रो कम है, ये भी एक कर्व है ना, देखो आप ध्यान से, ये कर्व है ना पूरा, ठीक है, ये एक इस कर्व को शो कर रहा है PQSR, ठीक है। और उसके बाहर मैंने एक और बढ़ा दिया, रो की वैल्यू और बढ़ा दी, तो एक दूसरा कर्व आया, वो थोड़ा और बड़ा आया, वो दिख रहा है आपको CBEF। तो अगर मेरी रो की वैल्यू 0 है तो मैं सरफेस एरिया 6 की बजाय क्या लूंगा, 5 लूंगा, क्योंकि ये एक सरफेस एरिया कम हो गया, क्योंकि अगर रो इक्वल टू 0 है तो सरफेस एरिया विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइन, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको और छोटा कर लो, और छोटा करा, अभी भी सरफेस एरिया कितना रहा, 6 सरफेस आई, यस सर। और छोटा करा, 60 आती रहेंगी जब तक 0 नहीं होगा, 6 आई, है ना। देखो आप ध्यान से, अगर ये P है, ये P डैश वाली है और ये P डबल डैश वाला है ना, ऐसे पॉइंट मान लो। तो अगर मैं PQSR लेता हूँ तो भी 6 सरफेस है, अगर मैं P डैश Q डैश S डैश R डैश लेता हूँ तो भी 6 सरफेस है, जबकि P डैश मेरा P से छोटा है, P डबल डैश ले लिया मैंने और छोटा कर दिया, तो P डबल डैश Q डबल डैश R डबल डैश S डबल डैश R डबल डैश, ये भी छोटा है लेकिन एक सरफेस होगी। लेकिन अगर मैं और छोटा कर दूं, यहाँ पे पहुंच गया तो ये एक लाइन हो गई और एक लाइन सरफेस नहीं है, ठीक है। तो 5 सरफेस आएंगे, वो 5 सरफेस मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना, आपको क्लियर है, यस सर। ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम की उसकी बात करता हूँ, हाँ कुछ पूछना है, कुछ पूछना है बच्चों, क्लियर है ना, यस सर। ठीक। अब मैं सिलेंड्रिकल डिस्कस कर चुका हूँ, कार्टेशियन कर चुका हूँ, स्फेरिकल और कर लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं जो पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ वो कैलकुलेट करता हूँ फ्रॉम द ओरिजिन, रेडियस कैलकुलेट करता हूँ मैं ओरिजिन से, ठीक है ना। तो सपोज ये मेरा उस स्फीयर का 1/8 पोर्शन है जो कि मेरे को कोऑर्डिनेट x y z कोऑर्डिनेट में दिख रहा है। एक बॉल है, एक तरबूज है आपके पास, एक स्फीयर है, उसको आपने ऐसे काटा YZ प्लेन में, फिर आपने ऐसे काटा XY प्लेन में, और फिर आपने ऐसे काटा XZ प्लेन में, है ना। तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल ये बचेगा, ये एक बॉल का 1/4 पार्ट है, पोर्शन है पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। अब आपको आप इसकी सरफेस देखो जरा, कितनी सरफेस होंगी, सर 3 या 1 4 4 5 कह रहा है, 5, हाँ सर 4 हाँ सर 4 है ना। क्यों, अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, तो एक तो होगी ABD, है ना, ये वाला पोर्शन, एक होगा ADC ये वाला पोर्शन, एक होगा CBD बॉटम वाला पोर्शन, और एक होगा आउटर स्फीयर वाला पोर्शन, ये जो है ABC बाहर वाला पोर्शन। 4 सरफेस होंगी। सिलेंड्रिकल में कितनी थी, मिनिमम 5, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 6, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 4, मैक्सिमम कितनी होंगी, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 6 ही होगी, मिनिमम कितनी होंगी 4। अगर मुझे 5 करनी है तो कर सकता हूँ क्या मैं 5? हाँ सर। कैसे सर वो जो इसमें क्या होता है, उसको ग्रेटर ले लीजिएगा। तो जैसे उसमें हमने रो को ग्रेटर माना था, 0 नहीं माना था, तब ऐसी इसका ये जो डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर r इक्वल टू 0 था, मैं यहाँ पर r बोल लेते हैं 5 है सपोज, है ना, यहाँ तो पर अगर r कुछ भी ले लेंगे, 0 नहीं लेंगे, r इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो एक ही होगा, एक ये पोर्शन आएगा, है ना। दिस इज व्हाट सपोज P Q R।
अब आप मुझे बताओ कितनी सरफेस होंगी इसकी? तो 5 हो गई अब। अब 5 हो गई। हाँ सर। एक होगी ए पी आर सी, क्लियर है? एक हाँ होगी सर। ए पी आर सी, ऐसी सरफेस होगी जैसी कि अभी थी ए डी सी, उस जैसी सरफेस होगी, थोड़ा सा एरिया कम हो गया। एक सरफेस होगी ए बी क्यू पी, है ना? ऐसी सरफेस होगी जैसे पहले थी ए बी डी। एक सरफेस होगी आर सी बी क्यू, आर सी बी, ऐसी सरफेस जो पहले थी डी सी बी, है ना? और एक सरफेस होगी अब ए बी सी जो पहले भी थी और अब भी है, और एक सरफेस होगी पी क्यू आर जो पहले नहीं थी लेकिन अब आ गई। तो टोटल 5 सरफेस होगी, क्लियर है? आया ना? यस सर। यस सर। अब अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन ऐसा लेता हूं, तो कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन ऐसा लेता हूं जहां पर मैं थीटा और फाई की वैल्यू 0 से चेंज कर देता हूं, 0 अगर नहीं है कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर 6 सरफेस बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने कई सारे एग्जाम्पल जब करे होंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये क्लियर है सारी चीज? 6 सरफेस नॉर्मल हम देखते ही हैं, 5 = 30 से 5 = 60, है ना, या थीटा = 30 से थीटा = 60, कुछ भी ले लो, मैं बता के दिखा देता हूं कैसे बनेगा। तो वहां पे आपकी टोटल यूजुअली 6 सरफेस होंगी, वो कुछ इस टाइप से आती है। जो हम जनरल डायग्राम बनाते हैं वो लगभग ऐसे बनाते हैं, है ना? ये अब देखो यहाँ पे 2 कर्व मेरे को मिलेंगे, 2 कर्वेचर कर्व वाली सरफेस मिलेंगी। एक तो मिलेगी ये वाली, क्योंकि जहां जहां आर चेंज होगा वहां वहां कर्व आएगा, बाकी सब जगह आर मेरा जहां चेंज हो रहा है वहां पर चेंज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस वाली सरफेस पर आर चेंज हो रहा है और एक बाहर वाली सरफेस पर आर चेंज हो रहा है ना? और जहां थीटा चेंज आएगा वहां पर आर की वैल्यू 9 नहीं आएगी, आर का आएगा, है ना? तो एक यहाँ पर थीटा या इधर फाई, तो आपकी 4 एंगुलर डिस्टेंस आएंगी, 1 2 3 4 एक सरफेस पे, और 4 आएंगी 1 2 3 4 एक सरफेस पे, ठीक है? और अगर आप इस वाली सरफेस पर देखो तो यहाँ पर 2 लीनियर डिस्टेंस है और 2 कर्व वाली आर्क है ना? ऐसी कर्व वाली 2 लीनियर डिस्टेंस है, 2 आर्क। तो आप कर लो। जनरल डायग्राम है जहाँ थीटा = नॉन जीरो है, फाई = नॉन जीरो है, आर नॉन जीरो है ना? तो थीटा आर फाई दोनों ही नॉन जीरो पर है, तीनों ही कोऑर्डिनेट है, दोनों को एक वैल्यू कोऑर्डिनेट वॉल्यूम अंतर जो भी इस तरीके का है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है ना? तो हम आज का सेशन करते हैं खत्म। मैं फटाफट से आप लोगों का एटेंडेंस ले लेता हूँ।